सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत से संबंधित दूसरा वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों, इसमें मुगल काल के स्रोत है, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पिछला वीडियो सल्तनत काल के स्रोतों के संबंध में था, जिसमें हमने विभिन्न लेखकों विद्वानों की फारसी और अरबी रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थी। आज हम इसी संदर्भ में मुगल काल के स्रोतों का अध्ययन करेंगे। मुगल काल में फारसी एक प्रकार से राजभाषा थी, जिसमें हमें कई आत्मकथाएं, प्रशासनिक ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ इत्यादि हमें प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जो कि तुर्की भाषा में तुज़ुक-ए बाबरी भी कहलाती है और फारसी में इसको हम बाबरनामा कहते हैं। बाबरनामा में हमें बाबर के जीवन की मुख्य घटनाओं के साथ साथ 1525-26 ईस्वी से भारत की राजनीतिक स्थितियों की भी जानकारी मिलती है। ये हमें 1530 ईस्वी तक की घटनाओं की जानकारी देता है। बाबर ने इसमें न केवल भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, रीति रिवाज एवं परंपराओं का उल्लेख किया है, वरन उसने तत्कालीन भारत के जो शक्तिशाली शासक थे, जैसे विजयनगर के कृष्णदेव राय, मेवाड़ के महाराणा सांगा इत्यादि के विषयों में भी उसने अच्छी जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। उनकी ताकत, सैन्य शक्ति, उनकी प्रसिद्धि, समृद्धि इत्यादि की जानकारी भी हमें इस बाबरनामा से मिलती है। अब्दुल रहीम खानखाना ने इसका 1598-90 ईस्वी में फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो मूल रूप से बाबर की जो आत्मकथा है वह तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसी काल की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वो तारीख़ रसीदी है। इसकी रचना मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने की थी। इसमें मिर्ज़ा हैदर ने बाबर व हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया है। मिर्ज़ा हैदर इसमें अपने जीवन के साथ साथ मुगलकालीन शासन व्यवस्था एवं शासकों की दैनिक क्रियाकलापों का भी उल्लेख करता है। दूसरी आत्म कथा तो क्या कि हम जीवनी कह सकते हैं, जो हमें मुगल काल के संबंध में महत्वपूर्ण एक प्रकार से ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाती है। वह ग्रंथ हुमायूंनामा है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर की थी। इसमें बाबर व हुमायूं के जीवन एवं शासन संबंधी जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा मुगलों की पारिवारिक जानकारी, रीति रिवाजों को जानने के लिए भी हुमायूंनामा एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। तीसरा जो चौथा महत्वपूर्ण स्रोत इस काल का हमारे पास है वो अकबरनामा है, जिसकी रचना अकबर के शासनकाल में उसके नवरत्न अबुल फजल ने की थी। यह न केवल अकबर के शासनकाल का वरन मुगल काल का भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी का जो तीसरा भाग है वह आईने अकबरी कहलाता है। अकबरनामा के पहले भाग में तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों का वर्णन है और दूसरे व तीसरे भाग में उसकी अबुल फजल की मृत्यु तक यानी 1602 ईस्वी तक के
अकबर के इतिहास का वर्णन है और इसी का तीसरा भाग आईन अकबरी है, जो कि एक प्रकार से मुग़ल प्रशासनिक ग्रंथ है। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में अकबर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उसका सारा जो ध्यान है वो राज दरबार और शासक वर्ग पर ही केंद्रित है। अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में जब वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी, तो अकबरनामा का शेष भाग जो है इनायतुल्ला ने लिखा। आईन अकबरी में मुग़ल राजस्व प्रणाली और प्रशासन और दरबारी जीवन का हमें अच्छा वर्णन प्राप्त होता है। तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है, जिससे भी हमें अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। निज़ामुद्दीन अकबर के कई अभियानों में उसके साथ रहा था। वह गुजरात, मालवा, अजमेर में उच्च पदों पर पदासीन रहा। उसने 977 से 1594 ईस्वी तक का भारत का इतिहास लिखा है। निज़ामुद्दीन ने राणा सांगा की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। उसकी भाषा हमें निष्पक्ष लगती है और एक प्रकार से धार्मिक कट्टरता से मुक्त है। तारीख़ बदायूनी भी अकबर के इतिहास को जानने की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसे मुंतखब उत तवारीख के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के शासनकाल में बदायूनी, जिसने कि हल्दी घाटी के युद्ध का भी आंखों देखा वर्णन लिखा है, उसने सुबुक्तगिन के शासनकाल से लेकर हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं और इसी के दूसरे भाग में उसने 1594 ईस्वी तक के अकबर के शासनकाल का वर्णन किया है और इसी में हल्दी घाटी के युद्ध का इतिहास भी हमें मिलता है। तज़किरातुल वाक़ियात की रचना जौहर आफ्ताबची ने की थी। जौहर आफ्ताबची वर्षों तक हुमायूं की सेवा में रहा था, जिसने हुमायूं के शासनकाल का एक प्रकार से प्रत्यक्ष उल्लेख या वर्णन अपने इस ग्रंथ में किया है। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां सरवानी की रचना है, जो कि अकबर को समर्पित है। अकबर के आदेश पर ही अब्बास खां ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें मुख्यतः शेरशाह के शासनकाल की घटनाओं, उसकी शासन प्रणाली एवं उसके शासन सुधारों का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ का मूल नाम तोहफ़ा अकबर शाही था, पर इसमें शेरशाह के शासनकाल का अधिकांश वर्णन होने के कारण इसका नाम तारीख़ शेरशाही कर दिया गया। वाक़ियात मुस्ताकी रिज़्कुल्लाह मुस्ताकी की रचना है, जिसने फारसी भाषा में बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन किया है। तारीख़ दाऊदी की रचना जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल्ला खां ने की थी। तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा जहांगीर की आत्मकथा है, जो उसने स्वयं लिखी है और इसमें जहांगीर के शासनकाल के 70वें वर्ष तक का वर्णन हमें प्राप्त होता है। विभिन्न उसके सैनिक अभियान और विभिन्न शासन संबंधी सुधारों की जानकारी भी हमें इस तुजुके जहांगीरी या जहांगीरनामा से प्राप्त होती है। नफ़ाइसुल माशिर मीर अल्लाउद्दौला काज़वीनी की रचना है, जिसे अकबर के काल की पहली ऐतिहासिक रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में अकबर को शरीयत का शिक्षक और उल्लेमा का सरपरस्त बताया गया है। आगरा और फतेहपुर सीकरी के बहुत से भवनों एवं अकबर के दरबारी गायकों और शायरों का वर्णन इस नफ़ाइसुल माशिर में मिलता है। इकबालनामा
का रचनाकार मोतमिद खां था। उसने अपने इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर बाबर व हुमायूं के काल तक का और दूसरे भाग में अकबर के काल का वर्णन किया है। और इसका तीसरा भाग जहांगीर के शासनकाल से संबंधित है। जहांगीर के शासनकाल में महाबत खां के विद्रोह और जहांगीर को बंदी बनाए जाने का और जहांगीर की मृत्यु के समय उत्पन्न परिस्थितियों का भी इकबालनामा में अच्छा उल्लेख मिलता है। पादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। यह शाहजहाँ के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहाँ के शासन के प्रथम 20 वर्षों का इतिहास हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही उस काल की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को जानने का भी बादशाहनामा एक अच्छा स्रोत है। बादशाहनामा के नाम से ही एक अन्य रचना मोहम्मद वारिस ने की थी, जिसमें शाहजहाँ के शासन के अंतिम 10 वर्षों का वर्णन मिलता है। अब्दुल हमीद लाहौरी से आगे का जो शाहजहाँ के शासनकाल का इतिहास है वह मोहम्मद वारिस ने लिखा है। तारीख शाहजहानी सादिक खां का यह ग्रंथ जहांगीर की मृत्यु से शाहजहाँ के शासनकाल की समाप्ति तक का वर्णन उपलब्ध करवाता है। सादिक खां एक मुग़ल मनसबदार था। उसे 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्राप्त था। मुग़ल दरबार और मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था से सीधे ही संबंध रखने के कारण उसने इन विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला है। अमल सालह मोहम्मद सालह की रचना है, जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल की घटनाओं, औरंगजेब द्वारा उसको कैद किए जाने और उस उत्तराधिकार युद्ध के बाद उसके पुत्रों की मृत्यु का मार्मिक वृतांत प्रस्तुत करता है। आलमगीरनामा काजिम सिराजी की रचना है, जो कि औरंगजेब के काल का सरकारी इतिहासकार था। उसने औरंगजेब के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। उसने एक प्रकार से औरंगजेब की नीतियों और कार्यों की प्रशंसा की है और शाहजहाँ और उसके अन्य पुत्रों की आलोचना काजिम सिराजी करता है। मुंतखब-उल-लुबाब मोहम्मद हाशिम उर्फ खाफी खां की रचना है। इसमें औरंगजेब, बहादुर शाह फर्रुखशर और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल का अच्छा वर्णन हमें प्राप्त होता है। खाफी खां ने औरंगजेब के शासनकाल में छिप कर के इस ग्रंथ की रचना की। नुस्खा-ए-दिलकुशा भीमसेन की रचना है और दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए औरंगजेब के शासनकाल का यह महत्वपूर्ण स्रोत है। खुलासत-उत-तवारीख सुजान राय खत्री की रचना है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हमें औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन मिलता है। कानून हुमायूनी की रचना खोंदमीर ने की थी। इससे हमें हुमायूं के शासनकाल की जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की रचना है, जिसे हमें औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन प्राप्त होता है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है, जिससे हमें शाहजहाँकालीन शासन व्यवस्था पर जानकारी मिलती है। फुतवात आलमगीरी ईश्वरदास नागर की रचना है, जिसमें औरंगजेब कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, युद्ध प्रणाली एवं दक्षिण के अभियानों का वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त राजस्थानी भाषा में लिखित कई ख्यात ग्रंथ भी है, जैसे नैणसी की ख्यात, जिसमें हमें मारवाड़ सहित प्रमुख राजपूत राज्यों का इतिहास प्राप्त होता है मध्यकालीन। इसके अलावा असमिया भाषा में लिखित बुरंजिया असम के अहोम शासकों का इतिहास जानने का मूल्यवान स्रोत है। मराठी भाषा के बखर मराठों के इतिहास को जानने के लिए उपयोगी है।
इस प्रकार मुगल काल में न केवल हमें फारसी स्त्रोत वरन क्षेत्रीय भाषाओं का भी एक विपुल साहित्यिक भंडार हमें मुगल काल के इतिहास लेखन की जानकारी में सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। पर कई रचनाओं में शासकों का बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए सावधानी से इतिहास लेखन में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जय हिंद।